अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यू सीरीज़ में आज का हमारा ये तीसरा चैप्टर है रेस्पिरेशन, और आज हम इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपने एमसीक्यूज़। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो हमारे पास पहला जो एमसीक्यू है वो ये है कि ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन द डायाफ्राम, ये बताना है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के दौरान जो डायफ्राम है वो क्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप, वो रिलैक्स हो जाता है और उसकी जो शेप है वो डोम शेप हो जाती है, या फिर हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाता है या फ्लैटन हो जाता है, मूव अपवर्ड करता है या फिर रिमेन अनचेंज। तो इनमें से हमने बताना है कि जब इंस्पिरेशन हो रही होती है, यानी कि जब हम एयर को क्या कर रहे होते हैं, इनहेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब एयर हमारे लंग्स के अंदर आ रही होती है तो हमारा जो डायाफ्राम होता है, ठीक है ना, वो कैसा हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है कि वो कंट्रैक्ट होगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। देखो भाई, जब नॉर्मल इंस्पिरेशन होती है ना तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है। जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट करता है तो वो अपनी डोम शेप पोजीशन से फ्लैटन हो जाता है। इससे जो हमारे पास क्या है कि जो थोरेसिक कैविटी है ना, उसका जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है और यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो डाउन हो जाता है। ठीक है ना, और प्रेशर के कम होने से ही क्या होती है कि जो बाहर एयर होती है ना, वो बाहर से कहाँ पर आती है, हमारे लंग्स में आती है। ठीक है, तो हमारे पास इंस्पिरेशन में जो हमारा डायफ्राम है वो किस शेप में आ जाता है, कंट्रैक्ट होता है और फिर क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अच्छा, इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, वो मसल जो हमारे दो रिब्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं उनको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। सो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन काज रिब टू मूव, यानी कि जो इंटरकोस्टल मसल है ना वो क्या करते हैं, रिब्स को मूव कराते हैं। अब किस तरह की मूवमेंट कराते हैं, कब, जब इंस्पिरेशन होती है। तो इंस्पिरेशन के दौरान इंटरकोस्टल मसल रिब्स को किस तरह की मूवमेंट देते हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड या फिर अपवर्ड एंड इनवर्ड। ये मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाया था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो भाई, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं ना, कंट्रैक्ट करके रिब्स को अपवर्ड, ठीक है ना, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जो है वो मूव कराते हैं। इससे जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है ना उसका डायमीटर इंक्रीज होता है और जो एयर होती है वो इनहेल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, ठीक है ना, जब थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रिजल्ट इन, ठीक है ना। अब ये जो है ये क्या कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है। ठीक है ना, अब हमने बताना यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इक्वलाइजेशन ऑफ द प्रेशर या फिर डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या फिर नो चेंज इन प्रेशर। तो हम यहाँ पर क्या जो है वो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा, वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी कि डिक्रीज होता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। देखो भाई, जब इंस्पिरेशन हो रही होती है ना, ठीक है ना, जब हवा अंदर आ रही होती है, हवा अंदर कब आएगी, जब प्रेशर कम होगा। ठीक है ना, अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हवा बाहर जाएगी। तो प्रेशर जो है वो कम होने से ही क्या होती है, जो हवा है वो अंदर आती है और थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है कि एयर मूव इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है ना, अब हमें पता है इंस्पिरेशन में क्या होती है कि जो एयर होती है ना, ठीक है ना, वो कहाँ पर आती है, हमारे लंग्स में आती है। ठीक है ना, अब क्योंकि ये बताना है, क्योंकि हमने इन ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। लंग्स प्रेशर बिकम ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू द लंग्स प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ग्रेटर देन लंग्स प्रेशर या फिर डायफ्राम पुशेस एयर इनसाइड। तो यहाँ पर एक बात आप लोग नोट करने कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा और अंदर लंग्स में कम होगा तभी हमारे पास इंस्पिरेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इन ऑप्शंस में से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है ये विल बी द राइट आंसर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ग्रेटर, इसको ग्रेटर होना चाहिए तभी जो है वो हमारे पास क्या होगा कि जो इंस्पिरेशन है वो होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, देखो
हमें ये भी पता है कि जो एयर होता है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है ना। जब लंग्स प्रेशर कम हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और इससे क्या होता है, जो एयर होती है वो अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि नॉर्मल एक्सपीरेशन इज़ मेनली आ। अब इसमें से हमने बताना है कि जो नॉर्मल एक्सपीरेशन हो रही होती है, यानी कि जब हम हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस है, फोर्सफुल प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है या प्रेशर इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या है कि ये एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जब हम हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं हो रहा होता, यानी कि हम इसमें एनर्जी नहीं लगा रहे होते। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग एक्सपीरेशन द डायफ्राम। अब हमने बताना है एक्सपीरेशन में जो डायफ्राम है वो यहाँ पर क्या करता है कि कंट्रैक्ट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, मूव डाउनवर्ड या फिर रिलैक्स एंड बिकम डोम शेप। जब एक्सपीरेशन हो रही होती है तब हमने बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है वो क्या हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है और हमारे पास किस शेप में आ जाता है, डोम शेप के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है द डायरेक्ट काज ऑफ द एयर लीविंग द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन। अब हमने बताना है कि एक्सपीरेशन में एयर बाहर निकलने का जो डायरेक्ट काज है वो क्या है, डिक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम या फिर डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि डिक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है। थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो एक्सपीरेशन में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफोर्स्ड एक्सपीरेशन विच मसल आर इन्वॉल्व्ड। जब हमारे पास हम क्या कर रहे होते हैं, फोर्स्ड एक्सपीरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि हम जो है वो ज़बरदस्ती हम एक्सपीरेशन जब कर रहे होते हैं, तो तब हमारे पास कौन से मसल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल ओनली या फिर इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल या फिर डायफ्राम ओनली या नेक मसल ओनली। तो इसका जो एक एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड दी एब्डोमिनल मसल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज आल्सो नोन एज। अब जो हमारे पास इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, ऑप्शन नंबर बी के एल्वियोलर प्रेशर। देखो भाई, जहाँ पर भी आप लोग पल्मोनरी का वर्ड देखो तो आप लोगों को एक बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इट्स रिलेटेड टू आवर लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर है, ठीक है ना, और लंग्स में हमारे पास उसका मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को हम नाम दे देते हैं किस चीज़ का, एल्वियोलर प्रेशर का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के प्रेशर बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन। अब आप लोगों को पता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन जो के लंग्स के बाहर होती है, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब इसके दरमियान में, अब हमें पता है ये दो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, ये यूँ इस तरह से ये दो मेम्ब्रेन होती हैं। तो यहाँ पर इनके दरमियान में यहाँ पे जो प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एल्वियोलर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इंट्राप्लूरल प्रेशर या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। देखो भाई, प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, हमारे पास प्लूरल मेम्ब्रेन में पड़ रहा है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन का प्रेशर हमारे पास कौन सा प्रेशर होता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इंट्राप्लूरल प्रेशर इज़ नॉर्मली। अब ये हमारे पास जो नॉर्मली है, ठीक है ना, नॉर्मल हालात में इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो कैसा होता है, अब हमने ये बताना है। इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ग्रेटर देन एल्वियोलर प्रेशर या फिर स्लाइटली नेगेटिव रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर हमारे पास पॉजिटिव ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है कि स्लाइटली नेगेटिव रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखो भाई, नॉर्मल कंडीशन में जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ठीक है ना, वो एटमॉस्फेरिक से थोड़ा सा कम होता है, यानी कि वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और ये नेगेटिव प्रेशर लंग्स को इन्फ्लेटेड रखता है और कोलैप्स होने से भी क्या करता है, बचाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का रिजल्ट बनेगा, अगर तो हमारे पास क्या है कि इंट्रापैल्यूलर प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों सेम हो जाए तो इससे क्या हो सकता है, हाइपरवेंटिलेशन होगी, या फिर निमोनिया हो सकता है, लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, या फिर इंक्रीज इंस्पिरेशन। तो हमारे पास इससे क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और हवा जो है वो अंदर ही ट्रैप होकर रह जाएगी और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स, यानी कि जो बाहर की तरफ रिब्स की मूवमेंट होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंक्रीज। अब ये बढ़ती है, इन ऑप्शंस में से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास जो है वो राइट है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, एब्डोमिनल प्रेशर, लंग्स इलास्टिसिटी, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी, या फिर ब्लड प्रेशर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो थोरेसिक कैविटी का डायामीटर है ना, ठीक है ना, जब हमारे पास जो हमारी रिब्स होती हैं वो आउटवर्ड मूव कर रही होती हैं, ठीक है ना, ये जब मूव करेंगी तो इससे क्या होगा, जो डायामीटर होगा ना थोरेसिक कैविटी का, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज ड्यू टू। अब हमने बताना है कि जो हमारे पास क्या है कि थोरेसिक कैविटी का वर्टिकल डायमीटर किस वजह से जो है ये इंक्रीज होता है, कंट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, या फिर कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल कोस्टल मसल। तो हमने यहाँ पर जो है वो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, यहाँ पर है कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के कंट्रैक्ट होने से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, ये बढ़ता है किस वजह से, जब डायफ्राम जो है वो क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग एक्सपीरेशन अकर मेनली ड्यू टू। हमने यहाँ पर बताना है कि क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान एक्सपीरेशन किस वजह से होती है, कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल कोस्टल मसल, इलास्टिक रिकाइल ऑफ द लंग्स, या फिर एक्टिव मसल कंट्रैक्शन, या फिर इंक्रीज एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि इलास्टिक रिकाइल ऑफ दी लंग्स। ठीक है, ये इसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द प्राइमरी स्टिमुलस फॉर एयर मूवमेंट इनटू द लंग्स इज। अब हमने बताना है कि लंग्स में एयर मूवमेंट का जो हमारे पास जो बेसिक और प्राइमरी हमारे पास जो स्टिमुलाई है, ठीक है ना, वो क्या है, वो मसल कंट्रैक्शन है, प्रेशर ग्रेडियंट है, ऑक्सीजन डिमांड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है ना। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो है यहाँ पर क्या होती है, एयर अंदर की तरफ आती है। देखो भाई, एयर हमें पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, और ये जो प्रेशर होता है ना, ग्रेडियंट ही असल यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है ना, ये वही होती है, और मसल कंट्रैक्शन सिर्फ हमारे पास ग्रेडियंट क्रिएट करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इंट्रापेल्यूरल प्रेशर बिकम। अब हमने बताना है कि इंस्पिरेशन के दौरान इंट्रापेल्यूरल प्रेशर क्या हो जाता है, लेस नेगेटिव, पॉजिटिव, मोर नेगेटिव, इक्वल टू द एल्वियुलर प्रेशर। तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर वो है क्या, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कि मोर नेगेटिव। यहाँ पर इंट्रापेल्यूलर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास जब क्या होती है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है ना, इंस्पिरेशन हो रही होती है। नेक्स्ट है कि द बकेट हैंडल मूवमेंट ऑफ द रिब्स मेनली इंक्रीज बाय। यहाँ पर हमने बताना है कि बकेट हैंडल मूवमेंट रिब्स का किस डायमीटर को जो है ये इंक्रीज करता है। चाहिए आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर करवा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू आ चुका है। देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं कि वर्टिकल डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर, या फिर लेंथ ऑफ द लंग्स। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी के ट्रांसवर्स डायमीटर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन एडिशनल मसल इन्वॉल्व इंक्लूड। अब यहाँ पर हमने बताना है कि जब फोर्स्ड इंस्पिरेशन होती है, ठीक है ना, उसमें जो एडिशनल मसल होते हैं वो कौन से इन्वॉल्व होते हैं, एब्डोमिनल मसल और स्ट्रीनोक्लाइडोमास्टाइड मसल, या फिर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, या फिर रेक्टस एब्डोमिनस। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।
अच्छा नेक्स्ट है द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन। अब हमने यहाँ पर बताना है किसके ऊपर बेस करता है, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, ऑस्मोसिस, बॉयल्स लॉ या सरफेस टेंशन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, बॉयल्स लॉ। अब देखो भाई बॉयल्स लॉ जो है वो क्या है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। हमारे पास ये बॉयल्स लॉ है क्या है जी कि यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द वॉल्यूम। कैसे कि अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारे पास जो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और जो हवा होगी क्या होगी, वो अंदर की तरफ आएगी। ये पहला हमारे पास ये इन्वर्सली है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास जो है ये जो वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, ये कम हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर है ये बढ़ेगा और जो हवा होती है वो क्या करेगी, वो बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये जो पूरा जो ब्रीदिंग है वो बॉयल्स लॉ के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। तो पहला एमसीक्यू है कि अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में अबाउट 97% जो ऑक्सीजन होती है किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ये मैंने जब आप लोगों को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस 1 शॉट दिया था ना, जब मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने पहली बात ही यही की थी। जब मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बताया था तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो 97% ऑफ द ऑक्सीजन होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट होती है किस फॉर्म में, डिसॉल्व इन प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयन बाउंड विद द हीमोग्लोबिन या फिर एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, बाउंड विद द हीमोग्लोबिन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। अब हमें पता है जब ऑक्सीजन किससे कंबाइन होती है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है, तो वो क्या बन जाती है, वो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाती है, ठीक है। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विथ। अब हमारे पास ये जो एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो कितने ऑक्सीजन के साथ जो है यहाँ पर बाइंड करता है, क्या वो 1 के साथ बाइंड करता है, 2 के साथ, 3 के साथ या फिर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। तो ये भी आप सबको पता है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, 4 ऑक्सीजन के साथ ये जो है बाइंड करता है। अच्छा नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा। अब हमने बताना है कि हमारे पास कितना जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होके प्लाज्मा के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे पास कितना जी, 3% हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है ना वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है। नेक्स्ट है द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज, यानी कि हमारे पास ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसके साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ, इसकी ये एफिनिटी कम होती है। अब कम होती है, इनमें से हमने बताना है किस वजह से जो है ये कम होती है। कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो तो उसकी एफिनिटी कम होती है, या टेम्परेचर डिक्रीज हो, पीएच डिक्रीज हो, या ऑक्सीजन प्रेशर इंक्रीज होने से। तो हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, पीएच के डिक्रीज होने से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो कम बाइंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन इज कॉल्ड, यानी हमने यहाँ पर बताना है कि हमारे पास द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगी, डिसोसिएशन होगी। इसको हम क्या कहते हैं, हेल्डेन इफेक्ट, बॉर इफेक्ट, रूट इफेक्ट या क्लोराइड शिफ्ट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है जी, वो है जी बॉर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज। अब हमने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे पास ब्लड में होती है तो किस फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है जी, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है ना। H2CO3 की फॉर्म में जो है ये क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है
इन दी ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास के अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज द बाइकार्बोनेट, यानी कि ब्लड के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कितना जो है यहाँ पर कितनी परसेंटेज में जो है ये एज अ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, तो अबाउट 70%। ये भी आपको पता है जब मैंने आप लोगों को वन शॉट दिया था। तो 70% हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एज अ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एक इंजाइम है, ठीक है ना, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्लाज्मा में, आरबीसीज पे, प्लेटलेट्स पे या डब्ल्यूबीसीज पे। तो हमें पता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये होता है जी आरबीसीज के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे पास इंजाइम है ये क्या करता है, इंजाइम आरबीसी साइटोप्लाज्म के ऊपर होता है, आप सबको पता है, जो क्या करता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस वाटर होता है, ठीक है ना, इसको कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका हमारे पास ये काम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। अच्छा, नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड डायरेक्टली विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। अब हमने बताना है कि हमारे पास ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो डायरेक्टली कंबाइन होती है किस चीज़ के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, और वो क्या बनाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या फिर बाइकार्बोनेट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुई किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो कार्बा ये जो वर्ड है किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और हीमोग्लोबिन हमारे पास हीमोग्लोबिन के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। और ये तकरीबन हमारे पास 23% जो होती है ना वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब कौन सा रिएक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2CO3, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा। अब यही बाइकार्बोनेट को दोबारा हम वाटर में और यहाँ पर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड में दोबारा से क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय। अब हमने इनमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि उसको रिवर्स किया जा सकता है कैटलेज एंजाइम की मदद से, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज, पेरोक्सीडेज या हीमोग्लोबिन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से हम ये वाला जो पूरे का पूरा जो रिएक्शन है हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सचेंज ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन विद द क्लोराइड आयन। अब हमने यहाँ पर क्या बताना है कि ये जो हमारे पास एक्सचेंज होता है बाइकार्बोनेट आयन का किसके अंदर, क्लोराइड आयन से, ठीक है ना, इन दी आरबीसीज, इसको हम क्या कहते हैं, बोहर शिफ्ट, हेल्डेन शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट या फिर हमारे पास सोडियम पंप। तो हम सबको पता है इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, इसको जो है यहाँ पर हम बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि द हेल्डेन इफेक्ट रेफर टू। अब हेल्डेन इफेक्ट जो होता है वो रेफर करता है किस चीज़ से, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग विद ऑक्सीजन इज रिलीज, या फिर इंक्रीज ऑक्सीजन बाइंडिंग विद दी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, या फिर डिक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर क्लोराइड आयन मूवमेंट। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये है, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इन टिश्यू ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट बिकॉज। अब हमने बताना है कि टिश्यूज में जो हमारे पास क्या होती है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन है डिसोसिएट हो जाती है, क्यों, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वजह से, हाई पीएच की वजह से, या फिर हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वजह से। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की वजह से हमारे पास जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो टिश्यूज के अंदर क्या कर जाती है, डिसोसिएट कर जाती है। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ द हीमोग्लोबिन इज लीनियर, हाइपरबॉलिक, सिग्मॉइड या फिर पैराबोलिक। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, यहाँ पर ये क्या होता है, सिग्मॉइड होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है कि द राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इंडिकेट।
अब यहाँ पर हमने बताना है कि अगर हमारे पास जो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए क्या चीज़, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो वो हमारे पास किस वजह से होगा, इंक्रीज एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, डिक्रीज रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन, या फिर डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, या फिर नो चेंज इन ऑक्सीजन बाइंडिंग। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि डिक्रीज एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि हमने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व प्लाज्मा में अप्रोक्सीमेटली कितना ट्रांसपोर्ट होता है, 7%, 23, 70 या फिर 97। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है जी, 7%। अच्छा, नेक्स्ट है कि कार्बोनिक एसिड इन आरबीसीज डिसोसिएट इनटू। अब हमने बताना है कार्बोनिक एसिड जो है, हमारे पास कार्बोनिक एसिड का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2CO3। ठीक है, अब ये जब डिसोसिएट करेगा तो हमारे पास ये किस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव और यहाँ पर HCO3 नेगेटिव के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइमरी साइट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन इनटू बाइकार्बोनेट आयन। अब हमने यहाँ पर बताना है कि पहली वो जगह हमने बतानी है जहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। क्या वो प्लाज्मा है, एल्वुलाई है, आरबीसी, साइटोप्लाज्म है, या फिर हमारे पास क्या है जी, प्लेटलेट्स है। तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है कि आरबीसी, साइटोप्लाज्म। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन लोडिंग इन द लंग्स इज। अब हमने बताना है कि मेन फैक्टर कौन सा है कि जो ऑक्सीजन को क्या करता है, लोड करता है हमारे लंग्स में। क्या हाई कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर है, लो पीएच है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन है, या फिर हाई बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है कि हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये एग्जैक्ट हमारे पास काज होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ये फैक्टर कि ये ऑक्सीजन को क्या करके लोड करे हमारे किस में, लंग्स में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग MCQs। होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें।